लेकिन इस बार एक मिनिस्ट्री से लेटर आया है जो मेंटल हेल्थ डे है, मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वो 10 अक्टूबर को है और उसके अ, अनुषंग पर 10 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक पूरा महीना मेंटल हेल्थ मंथ इस रूप में हम मनाते जा रहे हैं। तो ये जो ट्रेनिंग है हर महीने जो हमारी होती है, उसी ट्रेनिंग का हम एक पार्ट बनाते हुए साथ में हम इस डे को कैसे मनाना है, लोगों में कैसे अवेयरनेस करना है, इस बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। सीएचओज़ को क्या करना है? सभी सीएचओज़ ध्यान से सुने। सीएचओज़ को क्या करना है, 10 अक्टूबर को जब मेंटल हेल्थ डे है, तो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर हमें इस डे को सेलिब्रेट करना है। कैसे सेलिब्रेट करना है? कैंप से सेलिब्रेट करना है। कैंप में क्या करना है? स्क्रीनिंग करना है और उन्हें इंटरवेंशंस देना है। जो आपका अभी अ, ट्रेनिंग होते आ रहा है, पिछले 3-4 महीने से, उस ट्रेनिंग के अनुसार आपको स्क्रीनिंग करना है पेशेंट्स का और उसका उन जो पेशेंट स्क्रीन्ड होते हैं, उन्हें इंटरवेंशंस भी देना है। इंटरवेंशंस देने में आपको काफ़ी सारी आसानी जाएगी अगर आप टेलीमानस 14416 उसी समय में पेशेंट को डायल करके देते हैं, तो आपका इंटरवेंशन भी उसी समय में पेशेंट को हो जाएगा। साथ में आपको अवेयरनेस भी करना है। ये अवेयरनेस आप उसी दिन कर सकते हैं कम्युनिटी में, यानी आपके सेंटर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आपको स्क्रीनिंग एंड इंटरवेंशन कैंप करना है ना? स्क्रीनिंग कैसे करना है जो हमने पिछली बार पीएचक्यू9 के बारे में जो जानकारी दी थी उससे स्क्रीनिंग कर सकते हैं आप। आपके खुद के स्किल से स्क्रीनिंग कर सकते हैं और इंटरवेंशन कैसे कर सकते हैं? आप खुद के काउंसलिंग स्किल यूज़ कर सकते हैं और टेलीमानस का उपयोग कर सकते हैं। फिर आप दोपहर के बाद में शाम को या फिर सवेरे के दौरान ही आप कम्युनिटी में अवेयरनेस प्रोग्राम आपको करना है। अवेयरनेस प्रोग्राम कैसे करना है? आज जो हमारे सेशन है उसमें तो आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी मेंटल इलनेसेस के बारे में। साथ में एक हिंदी में मैंने एक अवेयरनेस टॉक क्वेश्चन्स एंड आंसर्स जैसे स्वरूप में मैंने डाला है वर्ड फाइल में। वैशाली जी वो आपको शेयर करेगी। उसी हिंदी में जो है उसका आप ट्रांसलेट कर सकते हैं गुजराती में लोकल लैंग्वेज में और उसका उपयोग कर आप कम्युनिटी में अवेयरनेस कर सकते हैं। तो सीएचएस के लिए क्या करना है? कैंप, स्क्रीनिंग एंड इंटरवेंशन कैंप और तीसरा एक अवेयरनेस 10 तारीख को आपको ये करना है। और वैशाली जी को जो गूगल लिंक प्रोवाइड करेगी 10 तारीख को 10 तारीख के पहले उस गूगल लिंक में आपको वो फ़ोटोग्राफ्स डालने हैं। अभी जो आशा देविया जो बैठी है, वहाँ सीएचओस के साथ, उनको क्या करना है? तो इस बार अ, आंगनवाड़ी पर जो मिनिस्ट्री ने भर दिया है कि आंगनवाड़ी में जो बच्चे आते हैं और उनके माताएँ आती है अ, उनके लिए आंगनवाड़ी वर्कर ने स्क्रीनिंग कैंप रखना है। अभी हर आंगनवाड़ी हर एक आशा के अंडर में आंगनवाड़ीज़ आते हैं। तो आज हम बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट कॉमन मेंटल इलनेसेस है, वो आज हम सीखने वाले हैं। उस मेंटल इलनेसेस को आपको सीख कर और आपको एक मटेरियल दिया जा रहा है, जो वर्ड फाइल में जब ये अभी मैंने जो ज़िक्र किया था अवेयरनेस के लिए, वही मटेरियल से आशा देवियों आपको आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है, उनको अवेयर करना है, उनको सिखाना है। कैसे? हर एक के अंडर में 1 या फिर 2 आंगनवाड़ी रहेगी। तो 10 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर के बीच में आपको आंगनवाड़ी में एक-एक प्रोग्राम अपने आंगनवाड़ी वाड़ी में प्रोग्राम रखना है, जहाँ स्क्रीनिंग और अ, इंटरवेंशन कैंप होगा और साथ में आपके जो आंगनवाड़ी वर्कर है, उनको आपको ट्रेनिंग देना है। देखो, आपको ट्रेनिंग तो जो हमारे सोशल वर्कर है, आपके पास आकर आपको ट्रेनिंग मिल ही रही है ना? हर एक महीने में 1 बार जो सीएचओज़ के पास हर दिन सीएचओज़ के पास जाकर साथ में उनके अंडर में जो आशा वर्कर्स है, उनको भी आप ट्रेनिंग आपको वहाँ मिल रही है ना? ये जो भाविन भाई आते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं और आज के सेशन में भी आपको काफ़ी सारा ओरिएंट हो ही जाएगा और आपको मटेरियल भी दिया गया
अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो सिंपल जो मटेरियल अभी आपको वर्ड फाइल में दिया जा रहा है हिंदी में, वो वही समझने में बहुत आसान है, वही आप आंगनवाड़ी वर्कर को समझा सकते हैं, तो आंगनवाड़ी वर्कर भी इस बारे में अवेयर हो जाएँगे। और उसी दिन आपको वो कैंप करना है। अभी ये आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से दिन आंगनवाड़ी में कैंप करवाना है, ठीक है? अपने आंगनवाड़ी वर्कर के साथ आप बात कीजिए, कौन से दिन कैंप करवाना है, 10 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक कैंप में जितने भी लोग आएँ, वो वहाँ आएँगे। उनको आप और आंगनवाड़ी वर्कर स्क्रीन करेंगे। आपको स्क्रीन कैसे किया जाता है? आपके पास क्वेश्चनेयर है ना? पीएचक्यू 2 है आपके पास और अभी भी काफ़ी सारा आपको समझ में आ ही जाएगा कि कैसे स्क्रीन करना है। ऐसे आपको स्क्रीन करना है और जो स्क्रीन्ड है, जहाँ आपको लगता है कि इनको दवाइयों की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो आपको टेलेमानस को रेफर करना है। टेलेमानस सब यूज़ कर सकते हैं 14416 यहाँ आपको तभी के तभी उस पेशेंट को फ़ोन करके देना है ना? तो पहले आपको आंगनवाड़ी वर्कर जो है, उनको अवेयर करना है। उसके बाद में आपको ये स्क्रीनिंग और इंटरवेंशन कैंप भी वहाँ चलाना है। इसके बारे में भी गूगल लिंक हर एक आशा वर्कर को वैशाली जी आपके ग्रुप पर सेंड करेगी। कोई कन्फ्यूजन है तो फिर से हम बात कर सकते हैं। वैशाली जी आपको इस बारे में बताएँगे कि कैसे हमें ये सेलिब्रेट करना है और कैसे रिपोर्टिंग करना है। तो शुरू करते हैं आज जो ट्रेनिंग सेशन सीएचओस के होते आ रहे हैं, वो ट्रेनिंग सेशन के में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी कि हमारा रोल क्या है, कैसे हम स्क्रीन कर सकते हैं, ये देखा। पिछली बार हमने अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर के बारे में देखा, बाद में हमने ये सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में देखा और आज हम कॉमन साइकियाट्रिक डिसऑर्डर इसके बारे में देखने जा रहे हैं। जो भी आपके पास लोग आते हैं, आपके ओपीडी में वो लोगों में 30% जो पॉपुलेशन होता है, वो 30% जो पेशेंट है उनको साइकियाट्री प्रॉब्लम होता ही होता है, ये स्टडी शो करता है। और कोई भी अगर मेडिकल प्रॉब्लम भी हो, उसको भी साइकियाट्रिक प्रॉब्लम होता है ना? कोई भी अगर हमें सर्दी-खाँसी भी होती है, तो भी हमारा रोज़गार चला जाता है, हम काम पर नहीं जा सकते और हमें तनाव आता ही आता है। या फिर नींद तो डिस्टर्ब होती है या फिर खाना डिस्टर्ब होता है, तो ये तो प्रॉब्लम मेडिकल प्रॉब्लम के साथ भी जुड़े हुए हैं। जो कॉमन साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, वो है डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर, सोमैटाइज़ेशन डिसऑर्डर, अल्कोहल डिपेंडेंस हमने देखा पिछली बार और दूसरा कॉमन है कि पजेशन डिसऑर्डर जहाँ लोगों को हिस्टीरिया जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं, क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें पेशेंट को हमारे पास जो पेशेंट आता है, भले ही वो साइकियाट्रिक प्रॉब्लम के लिए आए या फिर दूसरे किसी प्रॉब्लम के लिए आए, परंतु हमें साइकियाट्रिक प्रॉब्लम उसमें है कि नहीं ये आइडेंटिफ़ाई करना आना चाहिए और हमें उसको प्राइमरी मैनेजमेंट देते आना चाहिए और हमें उसको रेफर भी करना है ना? रेफर कहाँ करना है तो पहले टेलेमानस को रेफर करना है 14416 और फिर आप मनोचिकित्सा केंद्र आपके जो सिविल अस्पताल है वहाँ भी आप रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। क्या करना है? हमें अभी पता कैसे चलेगा? कोई भी मेडिकल कंप्लेंट लेके आ रहा है या फिर कोई भी साइकियाट्रिक कंप्लेंट लेके आ रहा है। पेशेंट आपके पास ये नहीं बोलेगा कि मुझे मानसिक तकलीफ है। पेशेंट आपको कुछ कंप्लेंट करेगा कि मुझे ये दुख रहा है, वो दुख रहा है। बॉडीली सिम्पटम्स वाले उनके ज़्यादा लक्षण रहेंगे क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि मेंटल इलनेसेस नाम की भी चीज़ होती है और वो इलनेसेस है, बीमारी है और उसका इलाज हो सकता है। हमें जो अवेयरनेस अभी जो करना है, वो इसी बारे में करना है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि पेशेंट को कोई साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है कि नहीं? तो सबसे पहले इसके बारे में मैंने पिछले साल भी आपको बताया था कि हर एक पेशेंट जो मेडिकल प्रॉब्लम हो, उसको साइकियाट्रिक प्रॉब्लम हो या ना हो, आपको ये 3 चीज़ें तो पूछनी ही है। इसको हम बोलेंगे कि 3 गोल्डन क्वेश्चन 3 सुनहरे सवाल। कौन-सा? क्या आपको उदासी, चिंता, डर सता रही है? ये पहला सवाल। हर एक पेशेंट को आप पूछ सकते हैं। दूसरा सवाल, नींद और खाना खाने की इच्छा कैसी है आपकी? यानी आपकी नींद कैसी है? खाना खाने की इच्छा होती है या नहीं है? और तीसरा सवाल, ये क्या आपके रहन-सहन में, बर्ताव में पिछले कुछ दिनों से कोई परिवर्तन आया है? ये सवाल आप रिलेटिव को भी पूछ सकते हैं। यानी ये 3 क्वेश्चन अगर आप पूछते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि इसको मानसिक बीमारी है या नहीं है या फिर मानसिक स्वास्थ्य का कोई इश्यू है कि नहीं, है ना? पीएचक्यू 9 तो आपके पास है, उसके हिसाब से भी आप पूरा पेशेंट को पूछ सकते हैं। साथ में ये जो क्लिनिकली
भी आप ये 3 चीज़ें भी पूछते हैं, तो भी आपको पता चलता है। आशा बहनें सुन रही होगी मुझे, क्या पूछना है कि क्या आपको उदासी, चिंता, डर, घबराहट इससे कोई सता रही है क्या? क्या आपकी नींद या फिर खाना खाने की इच्छा इनमें कोई बदलाव आए हैं क्या? क्या इतने में आपको रहन-सहन, बर्ताव में कोई परिवर्तन आया है क्या? अगर आपका मोबाइल पे स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो मोबाइल पे आप टच करेंगे और ऐसे बढ़ाएँगे तो बड़ा स्क्रीन ये हो जाता है। ओके, तो ये पूछने के बाद में इन चीज़ों की वजह से उसका जो फंक्शनिंग है, उसका जो क्रियाकलाप है, क्या वो तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है? वो पूछना है। कौन-सा क्रियाकलाप हम क्या करते हैं, हम सवेरे उठते हैं नहाते-धोते हैं, फ्रेश होते हैं, काम पर जाते हैं, खाना सही समय पर खाते हैं, है ना? ये जो हमारा डेली रूटीन है, ये डेली रूटीन हमारा कोई डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है, ये आप पेशेंट को पूछ सकते हैं। उसकी जो सोशल इंटरैक्शन है, सोशल इंटरैक्शन यानी क्या? कि वो अपने माता-पिता से कैसे बात कर रहा है, भाई-बहनों से कैसे बात कर रहा है, उसके रिश्ते नादारों से कैसे बात कर रहा है, बाहर के लोगों के साथ कैसे बातें कर रहा है, ये। लोगों से वो बातें कैसे कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, एक तो वो बहुत ही बातें नहीं करेगा, अगर कोई मानसिक बीमारी है तो उसमें वो पेशेंट एक तो बातें नहीं करता है, बहुत कम कर देता है और गुमसुम रूम में ही रहता है। फिर बहुत बातें करने लगता है, किसी भी जो अनजाना व्यक्ति है, उसे भी मिलकर वो बातें करने लगता है या फिर खुद के साथ बातें करने लगता है ना? या फिर वो चिड़चिड़ापन, गुस्सा आता है और नाते संबंधों में दरारें आने लगती है, झगड़े करने लगता है। तो ये जो सोशल इंटरैक्शन है, वो कैसे उसकी डिस्टर्ब हो रही है क्या? तीसरा ऑक्यूपेशनल और एकेडमिक फंक्शनिंग अगर वो काम पर जा रहा है तो काम पर नहीं जा पा रहा है, छुट्टियाँ मार रहा है या फिर काम पर जाकर वहाँ अ, वो झगड़े कर रहा है। बच्चा अगर स्कूल में जा रहा है तो स्कूल नहीं जा पा रहा है या फिर वो पास नहीं हो पा रहा है। तो ये जो 3 एरिया है कि हर दिन की दिनचर्या, वहाँ डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं क्या? सोशल इंटरैक्शन यानी जो रिश्ते-नाते, रिश्तेदार है, बाकी जो दोस्त लोग हैं, उनके साथ कैसे बातें कर रहा है, लोगों के साथ कैसे बातें कर रहा है। और तीसरा उसका काम-काज या फिर उसका स्कूल्स यहाँ कोई डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं क्या? अगर ये चीज़ें हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि इनको मानसिक बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। तो ये मानसिक बीमारी हो सकती है। तो कैसे आपको मानसिक बीमारी पता चलेगी? मैंने क्या कहा कि 3 सवाल उससे पूछने हैं कि क्या आपको उदासी, चिंता, डर, घबराहट सता रही है क्या? क्या आपकी नींद, खाना खाने की इच्छा आपको बिगड़ गई है क्या? क्या आपके रहन-सहन, बर्ताव में कोई परिवर्तन आया है क्या? और 3 चीज़ों में उसका अगर बिगाड़ हुआ है, कौन-सा? उसके डेली रूटीन में बिगाड़ हुआ है, जो दिनचर्या वहाँ बिगाड़ हुआ है, उसका बातों में लोगों के साथ बात करने में उसका बिगाड़ हुआ है, लोगों से ज़्यादा झगड़े कर रहा है या फिर लोगों से बात ही नहीं कर रहा है। उसका काम-काज या फिर स्कूल, यहाँ बिगाड़ हुआ है, तो ये मानसिक बीमारी हो सकती है। ये और आपको दिखेगा भी, जो 3 साइन है, आपको उसके चेहरे से झलकेगा कि वो उसके चेहरे के जो हाव-भाव है, उससे भी पता चलता है। वो जो बोलना है, उससे भी पता चलता है और वो जो उसका बर्ताव है आपके सामने जब है, तब वो भी पता चलता है। अगर ये चेहरे के हाव-भाव असामान्य है, उसका बोलना असामान्य है, उसका बर्ताव असामान्य है, तो ये मानसिक बीमारी हो सकती है। ओके, बहुत ही आसान है, यानी ये लक्षण अब आपको 3 प्रश्न पूछने हैं और ये जो 3 एरिया ऑफ फंक्शनिंग है, वो पूछना है। उसको देखने से ऑब्ज़र्व करने से आपको समझ में आ जाएगा कि मानसिक बीमारी है या नहीं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। नेक्स्ट स्लाइड। अ आपको ये दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको समझाता हूँ। समझो आपके पास एक 34 साल की एक लेडी आपके ओपीडी में आई या फिर आप आपके गाँव में आप जा रहे थे तो आपके किसी ने बताया और आप वहाँ गए, उसके साथ बात किया और उसने कहा फिर कि 1 महीने से वो बीमार-बीमार जैसा लग रही है और कमज़ोरी जैसी लग रही है और डॉक्टर के पास जाती है हमारे सीएचओज़ के पास जाते हैं, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, सीएचओज़ बोलता है कि कुछ नहीं हुआ है। और कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है, थोड़ा भी काम करती है तो जल्दी थक जाती है और वो बोलती है कि मुझे सलाइन की बॉटल चढ़ा दो, मुझे टॉनिक की बोतल लिख दो। यानी उसको कमज़ोर-कमज़ोर सा लग रहा है, बीमार-बीमार सी लग रही है। अभी आप जब इसको सुनेंगे तो कहीं भी आपको मानसिक बीमारी के कोई भी लक्षण नहीं दिखेगा, सब वो शरीर के बारे में बोल रही है। परंतु ये हमारी जवाबदारी है कि जब वो सीएचओज़ ने देखा उसको तो उसको कोई बुखार नहीं है, उसको जब चेक किया तो उसको कोई
जो वाइटल्स है सब नॉर्मल है उसके, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, पल्स नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। खून की जाँच किया तो खून का एनीमिया भी नहीं है। तो भले ही ये आपको शारीरिक दिख रहे हैं, परंतु ये मानसिक बीमारी हो सकती है। तो आप उसको क्या-क्या पूछ सकते हैं? तो पहला जो मैंने सवाल बताया वो क्या बताया था मैंने? क्या आपको उदासी, चिंता, डर, घबराहट सता रही है क्या? ये आपने उसको पूछा, तो वो बोलेगी हाँ, मेरा मन उदास-उदास लगता है। फिर आपने उससे पूछा, क्या आपकी नींद और खाने की इच्छा कैसी है? फिर उसने बोला कि मेरी सवेरे-सवेरे नींद उड़ जाती है और फिर नींद आती ही नहीं है। मैं सोने की कोशिश करता हूँ, रात के 3-4 बजे उड़ जाती है, सोने की कोशिश करती हूँ, फिर भी वो नींद नहीं आती है। मेरी खाना खाने की इच्छा होती ही नहीं है। फिर आपने पूछा कि क्या आपके रहन-सहन, बर्ताव में कोई परिवर्तन आया है क्या? तो उसने बोला कि हाँ, मैं पहले सबसे बातें करती थी, मिलती थी, या फिर उसके रिश्तेदारों ने बताया, हाँ, ये काम नहीं कर रही है, ये अकेले-अकेले रहती है, गुमसुम-गुमसुम रहती है, किसी से बात नहीं करती है। तो इसका मतलब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये मानसिक बीमारी है। फिर एरिया ऑफ डिसफंक्शनिंग में आप क्या देखेंगे कि एरिया ऑफ डिसफंक्शनिंग में आप देखेंगे कि उसकी दिनचर्या डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है। तो हाँ, वो बोलती है कि हाँ, मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, मैं बिस्तर पर पड़ी रहती हूँ और ऐसे ही पड़े रहने की इच्छा होती है। अकेले-अकेले रहने की इच्छा होती है, किसी से बात नहीं करने की इच्छा नहीं होती है। सोशल इंटरैक्शन के बारे में आपने पूछा तो वो बोलते हैं किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है। फिर आपने पूछा कि क्या काम-काज वगैरह हो रहा है? तो बोलते हैं कि नहीं, मैं घर के काम करने की मुझे इच्छा नहीं होती है, जल्दी थकावट होती है। तो मेरे सास बोलती है, पति पति बोलता है, गुस्सा करता है कि मैं आलसी हो गई हूँ, मैं काम नहीं करती हूँ, ऐसे। है ना? तो ये इसका मतलब है कि ये मानसिक बीमारी है। आप जब उसको देखें तो उसके चेहरे से वो बहुत उदास लग रही है, बातें करने में भी एकदम लो टोन में बात कर रही है। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो ये जो लक्षण है, ये है डिप्रेशन के लक्षण। भले ही वो आपको बोल रही है कि बीमार-बीमार लग रही है, उदास-उदास लग रही कमज़ोर-कमज़ोर लग रही है, जल्दी थक जाती है, पर ये डिप्रेशन के लक्षण है। तो डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं? सैड मूड, उदास जैसा लगना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेज़र एक्टिविटी, किसी काम में मन नहीं लगना, नीरसता लगना, जल्दी फटीग एंड डिक्रीज्ड एनर्जी, थकावट होना और बहुत लो फील करना, कमजोरी जैसा फील करना। किसी-किसी को बॉडीली सिम्पटम्स होते हैं, जैसे इस लेडी को फीवर जैसा लग रहा था, कमजोर-कमजोर सा लग रहा था, है ना? किसी-किसी को सर दर्द आपको एडिशनल सिम्पटम में दिखेगा। बॉडी एक्स एंड पेन्स दिखेंगे, वो उसको दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, खाना खाने की इच्छा कम हुई है। वज़न का कम हो रही है, अगर लंबे समय से डिप्रेशन है तो, नींद जल्दी खुल जाती है, दिमाग काम नहीं करता है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे लगता है कि मेरी कोई हैसियत ही नहीं है और हमेशा नकारात्मक विचार मन में आते हैं, आत्महत्या करने के भी विचार आते हैं। परंतु इम्पोर्टेंट मेन सिम्पटम कौन से हैं कि उदास जैसा लगना, काम करने की इच्छा ना होना, नीरसता होना, जल्दी थकावट हो जाना, डिक्रीज़्ड एनर्जी, ऊर्जा कम लगना। अगर ये 15 दिन से है, तो आप सोच सकते हैं कि ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, उदासी की बीमारी है। तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर यानी आपको दिमाग में क्या लगना है रखना है, उदासी की बीमारी। है ना? अगर व्यक्ति उदास-उदास दिखता है, उसके रहन-सहन से, उसके चेहरे के हाव-भाव से, उसके बोलने से, उसकी हिस्ट्री से, उसके लक्षणों से, तो उसको डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। तो दिमाग में ये फिट कर दो कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर यानी उदासी की बीमारी, ये दिमाग में आपके फिट हो गया, तो आपको बाकी लक्षण भी अपने आप समझ में आ जाएँगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। नेक्स्ट स्लाइड। एक पेशेंट आपके पास आ गया। वो बोलता है, वो 24 साल का एक कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति है, वो कंपनी में काम करता है और वो बोलता है कि मुझे भविष्य के बारे में सोचकर घबराहट होती है कि मेरा क्या होगा? मेरे बाल-बच्चों का क्या होगा? क्या होगा? कैसे होगा? इसी बेचैनी में मैं रहता हूँ। दिल की धड़कन मेरी बढ़ती हुई रहती है, मुझे बहुत चिंता बनी हुई रहती है। 2-3 बार ऐसा हुआ कि अचानक मेरी दिल की धड़कन बढ़ गई और मुझे लगा कि मुझे हार्ट अटैक आएगा कि क्या, अब अभी मैं बचूँगा नहीं, ऐसा वो बोल रहा है। अभी यहाँ भी आप देखो कि वो क्या बोल रहा है, वो यही बोल रहा है कि दिल की धड़कन बढ़ती है, हार्ट अटैक आ रहा है वगैरह ऐसे-वैसे। तो सबसे पहले अगर ऐसा है तो आप ब्लड प्रेशर उसका चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, उसका पल्स चेक करेंगे,
उसका पल्स जो है वो भी नॉर्मल है। और तो फिर आपको वो 3 गोल्डन क्वेश्चन पूछने हैं। कौन से क्वेश्चन पूछने हैं? पहला क्वेश्चन, क्या आपको उदासी, चिंता, डर, घबराहट सता रही है क्या? हाँ, उसने तो बोला है कि उसको घबराहट होती है। वो बोलता है कि हाँ, मुझे घबराहट होती है। फिर आपको क्या पूछना है कि नींद और खाना खाने की इच्छा कैसी है? तो वो बोलेगा कि हाँ, मुझे डिस्टर्ब नींद रहती है, ज़्यादा सपने दिखते हैं, नींद टूट जाती है, मैं चिंता में रहता हूँ, तो नींद नहीं आती है। ऐसा वो बोल सकता है। तीसरा, आप उसको पूछेंगे कि क्या आपके रहन-सहन, बर्ताव में कोई परिवर्तन आया है क्या? वो बोलेगा कि हाँ, मैं अकेला नहीं रहता हूँ, मेरी धड़कन बढ़ गई, मुझे अगर कुछ हार्ट अटैक जैसा आया, ऐसी डर लगा रहता है, इसलिए मैं अकेला नहीं रहता हूँ। तो ये 3 प्रश्न से आपको समझ में आ जाएगा कि वो उसको मानसिक लक्षण है ही। फिर आप उसको एरिया ऑफ डिसफंक्शनिंग पूछेंगे, यानी क्या दिनचर्या, कि क्या इसकी वजह से आपका डेली रूटीन डिस्टर्ब हो गया है क्या? तो बोलेगा कि हाँ, मेरा डेली रूटीन डिस्टर्ब हो गया है, इस वजह से मैं हमेशा मेरा टाइम वेस्ट होता है, मैं काम पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ और हमेशा वो डर-डर में रहता हूँ। मेरे बीवी-बच्चों पर मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ, अपनी चिंता में खोया रहता हूँ, यानी सोशल इंटरैक्शन उसका कम हो गया है। जो बड़े लोग जब कंपनी में आते हैं, तो उसके साथ मैं बात नहीं कर सकता हूँ, घबराहट-सी होती है। अनजाने लोगों से बात करने में घबराहट-सी होती है। ऑक्यूपेशनल और एकेडमिक फंक्शनिंग, यानी वो जो काम-काज है, वहाँ कोई डिस्टर्बेंसेस हो रहा है कि हाँ, मैं काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, हमेशा डर बना हुआ रहता है। तो ये सारे लक्षण जो है, तो ये इंडिकेट करते हैं कि इसको मानसिक बीमारी है ना? यानी क्या किया आपने, 3 गोल्डन क्वेश्चन पूछे, 3 एरिया ऑफ फंक्शनिंग पूछे और उससे आपको पता चला कि ये तो पूरे मानसिक बीमारी के लक्षण है। और ये कौन-सी मानसिक बीमारी है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये जो मानसिक बीमारी है, नेक्स्ट स्लाइड, ये एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर, यानी घबराहट की बीमारी, ये मानसिक बीमारी है। इसमें क्या होता है, एक तो इसमें शारीरिक सिम्पटम होते हैं, कि शारीरिक सिम्पटम में क्या-क्या होगा, सर दर्द हो सकता है, नींद की डिस्टर्बेंसेस हो सकती है, घबराहट में दिल की धड़-धड़ हो जाना, गला सूख जाना, अ, पसीने छूटना, नींद जैसा हमेशा बना हुआ रहना, पेट में कैसे तो भी वो लोग बोलते हैं ना, पेट जब मुझे घबराहट होती है तो पेट में कैसे से ही ऐसे होता है, वैसा होना। मेंटल सिम्पटम, यानी कि आप बेचैनी जैसा लगता है, ऐसे थरथरी जैसा जुझारी बोलते हैं, वैसा लगता है। रिलैक्स नहीं महसूस करता है पेशेंट और बहुत ज़्यादा चिंताएँ दिमाग में चलती रहती है भविष्य के बारे में। तो जो चिंता रोग यानी एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर, घबराहट की बीमारी यानी एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर, ये दिमाग में आपको रखना है। ये दिमाग में आपने रखा तो फिर आपको पेशेंट को डायग्नोज़ करने में बहुत ही आसानी जाएगी। तो समझ में आया आपको, एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर यानी घबराहट की बीमारी, जहाँ शारीरिक लक्षण भी होते हैं, दिल की धड़कन बढ़ना, गला सूख जाना, थरथरी होना, पसीने छूटना, पेट में कैसे सो भी ऐसा फीलिंग होना और मेंटल सिम्पटम भी होते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा लगना, रिलैक्स नहीं रह पा रही है, बेचैनी हो रही है, बहुत ज़्यादा चिंताएँ हो रही है, तो ये मानसिक लक्षण है, तो ये घबराहट की बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अभी हम अगला पेशेंट के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कि एक 40 साल की लेडी रिपीटेडली आपके ओपीडी में आ रही है। वो बोल रही है कि मेरे दर्द, कमर में दर्द रहता है, वो फिर उधर ऊपर पीठ की तरफ घुसता है, फिर छाती में आता है और छाती से फिर वो मेरे सर पे जाता है। कमर से लेके फिर पीठ से लेके फिर छाती से लेके फिर सर पे उसका दर्द, यानी आप समझ भी नहीं सकते कि उसका दर्द ऐसे कैसे जाता है ना? और वो बोलती है आपको कि मुझे मेरा खून जाँच करो, मुझे सीटी स्कैन लिख दो, मुझे ये कर दो, मुझे टॉनिक की बॉटल दो, वो आपको रिक्वेस्ट कर रही है। अभी यहाँ भी आप देखो कि वो जो लेडी है वो क्या बोल रही है, वो ये बोल रही है कि सब अपना शरीर के दर्द बोल रही है। परंतु वो भी मानसिक बीमारी हो सकती है, जिसको सोमेटाइज़ेशन डिसऑर्डर बोल सकते हैं। तो मानसिक बीमारी परखने के लिए हमें क्या करना है? हमें 3 प्रश्न पूछने हैं, सुनहरे गोल्डन क्वेश्चन पूछने हैं। कौन से गोल्डन क्वेश्चन? क्या आपको उदासी, चिंता, डर, घबराहट सता रही है क्या? वो बोल रही है कि हाँ, मुझे चिंता रहती है कि मेरी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, डॉक्टर मेरे बीमारी को पकड़ ही नहीं पा रहा है। फिर क्या आपका नींद और खाना खाने की इच्छा डिस्टर्ब हुई है क्या? तो वो बोलती है, हाँ, मुझे भूख नहीं लगती है, ऐसा लगता है कि मैं खाऊँगी तो पेट दर्द हो जाएगा, पेट बिगड़ जाएगा, ऐसा लगता है। क्या आपका रहन-सहन, बर्ताव में कोई परिवर्तन आया है क्या इतने में? हाँ, वो बार-बार डॉक्टर के पास जाती है, आपके पास जाती है, दवा-गोली लिखती है और 2 दिन में फिर से लौट के आ रही है ना?
और ये इन्वेस्टिगेशन करो, वो इन्वेस्टिगेशन करो, ऐसा बोल रही है। तो उसके बर्ताव में भी उसका परिवर्तन आया है, हमेशा वो चिंता में रहती है बीमारी के। फिर हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि एरिया ऑफ फंक्शनिंग डिस्टर्ब हुए है क्या? कौन-सा एरिया ऑफ फंक्शनिंग है कि उसकी पहली दिनचर्या, क्या आपका डेली रूटीन बिगड़ गया है क्या? हाँ, मेरा डेली बिगड़ गया है, हमेशा मैं चिंता में रहती हूँ, खोई रहती हूँ, तो काम जल्दी-जल्दी नहीं होते हैं। क्या आपका सोशल इंटरैक्शन बढ़ गया है क्या, बिगड़ गया है क्या? हाँ, मैं मेरी ही चिंता में लगी रहती हूँ, उस वजह से मुझे किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है, बाहर मिलने-जुलने की इच्छा नहीं होती है, बीमार हूँ ऐसे लगता है। क्या आपके काम-काज पर असर हो रहा है क्या? हाँ, मैं काम नहीं कर पाती हूँ, कमज़ोरी महसूस होता है, मैं थोड़ा-सा काम करती हूँ तो दिल की धड़कन बढ़ती है, तो ऐसे लगता है कि मुझे कोई दिल की बीमारी है कि क्या? इस चिंता में मैं रहती हूँ। तो ऐसे आपको आंसर मिलेंगे। ये जो मैंने लिखा है वही आंसर मिलेंगे ऐसे नहीं, अलग-अलग आंसर आपको वो मिलेंगे। लेकिन इससे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर दिनचर्या में खराबी है या फिर उसके बातचीत में, सोशल इंटरैक्शन में बिगाड़ है, उसके कामकाज में डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, इसका मतलब उनको मानसिक बीमारी है और उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। पता कैसे चला? वो 3 प्रश्न पूछ के, है ना? नेक्स्ट, ये जो पेशेंट है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये जो पेशेंट है इसको हम बोलते हैं सोमैटाइज़ेशन डिसऑर्डर। वो सोमैटाइज़ेशन डिसऑर्डर से गुज़र रहा है। आपके ओपीडी में काफ़ी सारे पेशेंट्स आपने देखे होंगे कि अलग-अलग सिम्पटम्स लेके, अलग-अलग लक्षण लेके वो आते हैं। कभी-कभी एक लक्षण रहता है, कभी-कभी अ, बहुत ज़्यादा रहता है। एक से ज़्यादा भी लक्षण रह सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट बॉडीली पार्ट, जैसे मैंने कहा कि कमर दर्द से लेके पीठ, फिर छाती, फिर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट के बारे में वो बोलते रहता है, जो हमें समझ में ही नहीं आता है। मेडिकल ऑफिसर को भी समझ में नहीं आता है कि इसको कहाँ क्या दर्द है और कैसा दर्द है और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका ओरिजिन मानसिक होता है। इसलिए आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते अपने मेडिकल नॉलेज से, है ना? किसी-किसी को उल्टी जैसा लगता है, उल्टी होती है, डकारें आती है, पेट में दुखने लगता है। लोग हमेशा आपको देखे होंगे कि गैस जैसा बन रहा है, गैस जैसा बन रहा है, तो ये भी सोमैटाइज़ेशन लक्षण डिसऑर्डर के लक्षण हो सकते हैं। किसी-किसी को स्किन में ये दिखते है, वो खुजली जैसा लगता है, कोई बोलता है जलन होती है मुझे स्किन में, कोई बोलता है कि ये चिटिया दौड़ रही है, ऐसे लगता है। तो ये स्किन में कोई प्रॉब्लम ना होते हुए ये मानसिक लक्षण हो सकता है। अलग-अलग जो एरिया है, क्षेत्र है अपने बॉडी का उसमें उसको दर्द होता है, कभी पीठ में, कभी पेट में, कभी छाती पर, कभी जॉइंट्स में, कभी पूरे शरीर में सर दर्द होता है और ख़ास करके जब मेंस्ट्रुएशन में लेडी रहती है, उस समय में वो ज़्यादा दर्द की शिकायतें करती है। कुछ सेक्सुअल डिस्फंक्शन के भी लोग आपके पास आते हैं, जिनको होता कुछ नहीं है परंतु सोमेटाइज़ेशन डिसऑर्डर ये होने की वजह से उनकी बहुत सारी गलत धारणाएँ रहती है। वो बोलते हैं कि जल्दी वीर्यस्खलन होता है, नाइट फॉल होता है और कमज़ोरी-कमज़ोरी जैसा लगता है, ऐसे उनके दिमाग में चलते रहता है। देन बहुत सारे पेशेंट्स अलग-अलग डॉक्टर को मिलते हैं, सीएचओज़ के पास जाएँगे, मेडिकल ऑफिसर के पास जाएँगे, वो सिलवासा जाएँगे, प्राइवेट वालों के पास जाएँगे और वो इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, डिमांड करेंगे कि मेरा एक्स-रे करवा दो, सीटी स्कैन करवा दो, ब्लड चेक करो। तो ये सारे लक्षण जो है, ये सोमेटाइज़ेशन डिसऑर्डर के लक्षण हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अभी हम दूसरी केस देखते हैं। समझो कि एक 29 साल की लेडी आप आपके गाँव में आपको पता चला और आप वहाँ गए और फिर आपको पता चला कि उसके दाँत लग जाते हैं, उसके हाथ-पैर टाइट हो जाते हैं, एकदम ऐसे टाइट जकड़ जाते हैं और वो काफ़ी समय तक बेहोश होती है, जैसी पड़ी होती है। तो सबसे पहले आपको लगता है कि अरे ये तो मिर्गी की बीमारी है, ये तो एपिलेप्सी है। लेकिन एपिलेप्सी इतने घंटों तक नहीं रहती है, वो 2-3 मिनट ही तक ही रहेगा और उसके बाद में उसको नींद जैसा आएगा। लेकिन ये जो लेडी है, उसको दाँत लग जाना और टाइट हाथ एक करके नहीं, वो तो बहुत सारे 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे तक या फिर घंटे-घंटे तक या फिर मैंने देखा है दिन भर तक वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, बेहोश जैसे। बेहोश नहीं रहते, अगर आप उसको पेन दो तो वो वहाँ से उठ भी जा सकते हैं, है ना? तो ये जो है, ये भी मानसिक रोग होता है जिसे पोजेशन डिसऑर्डर या फिर डिसोसिएशन डिसऑर्डर बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे फिर से उसे वो 3 क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आपको उदासी, चिंता, डर, घबराहट सता रही है क्या? तो वो बोलती है कि हाँ, जब भी कोई टेंशन वाली बात होती है तब तब ऐसे होता है। वो बोलेगी या फिर
कोई उसका रिश्तेदार बताएगा कि हाँ, जब-जब कोई उसको बोलता है या फिर कोई टेंशन वाली बात होती है, झगड़ा होता है, तब-तब वो ऐसे बेहोश जैसी होती है। क्या नींद और खाना खाने की इच्छा डिस्टर्ब है क्या? तो वो बोलेगी कि हाँ, जब-जब ऐसा होता है तब-तब वो फिर खाना नहीं खाती है या फिर दिन भर ऐसे ही नींद में पड़ी हुई रहती है। देन क्या आपके रहन-सहन में, बर्ताव में कोई परिवर्तन आया है क्या? हाँ, वो थोड़ी-थोड़ी बात का टेंशन लेने लगती है और टेंशन लेने के बाद में जल्दी दिमाग से वो टेंशन निकल नहीं पाता है। तो ये चीज़ें आपको पता चल जाएगी, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसको मानसिक बीमारी हो सकती है। फिर आप क्या पूछेंगे कि इनका डेली रूटीन तो बिगड़ तो नहीं गया? हाँ, वो डेली रूटीन बिगड़ गया है। जब-जब ऐसा होता है तो वो दिन भर कुछ नहीं करती, वो बिस्तर पे पड़ी हुई रहती है, बेहोश जैसे रहती है, तो सारे काम-काज कुछ नहीं होते हैं। सोशल इंटरैक्शंस तो अपनी ही चिंता में रहती है और किसी से बात नहीं करती है या फिर गुस्से में रहती है। जो भी वो पेशेंट का इंडिविजुअल फैक्टर होगा उस हिसाब से आपको ये सोशल इंटरैक्शन यानी जो उसका लोगों के साथ व्यवहार जो है वो पता चलेगा। काम-काज में कुछ फ़र्क हुआ है क्या? तो हाँ, जिस दिन वो बेहोश पड़ी रहती है, उस दिन वो कुछ काम नहीं करती है, कुछ काम उससे होता नहीं है, वो ऐसे ही वहाँ पड़ी हुई रहती है। तो ये जो बीमारी है, आपने हमेशा देखा होगा दाँत लग जाना, हाथ-पैर टाइट होना या फिर कोई शरीर में किसी ने प्रवेश किया है, कोई भूत-प्रेत वाला आया है। ये जो चीज़ें होती हैं, ये मानसिक बीमारी के लक्षण है। और इसे हम बोलते हैं ट्रांस एंड पोजीशन डिसऑर्डर या फिर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। इसे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। हिस्टीरिया की बीमारी हम ये कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हाँ। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें वो खुद को खुद भूल जाता है कि वो क्या है, कैसा है और उसको आजू-बाजू का बारे में पता होता है, परंतु वो खुद भूल जाता है। उसको आवाज़ें वगैरह सब आती है, होश उसको सब रहता है, पर खुद के बारे में वो भूल जाता है। क्योंकि यूजुअली ऐसे पेशेंट तभी पेशेंट को होता है जब उसका टेंशन जो है वो बहुत ही सहनशीलता के बाहर चला जाता है, तब दिमाग काम करना बंद हो जाता है, बेहोश जैसा डिसोसिएशन जिसको बोलते हैं और वो बेहोश जैसा होता है। अ, कभी-कभी वो ऐसा बर्ताव करने लगता है कि जैसे उसके शरीर में किसी ने प्रवेश किया है, भूत-प्रेत ने प्रवेश किया है या फिर देवी ने प्रवेश किया है। तो ये एक प्रकार है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है, पोजीशन डिसऑर्डर है, मानसिक बीमारी है। इसका इलाज होना ज़रूरी है, तो उसका इलाज आपने करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये हम आगे अभी देखने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो हम कैसे मदद कर सकते हैं ऐसे लोगों को? नेक्स्ट स्लाइड। हाउ टू हेल्प? यस। तो हम कैसे मदद कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम मदद करने के पहले हमने उनको सुनना है ना? डायरेक्ट कुछ लेबल नहीं करना है। पहले उनके मन की बातों को सुनने की कोशिश करो, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो पता करने की कोशिश करो और उन्हें इमोशनल सपोर्ट दो कि हाँ, मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ रहा हूँ। यानी समझो कि कोई आपके पास पीठ दर्द के लिए आया है और छाती में घुसता है, इधर जाता है, उधर जाता है, करता है और आपको पता है कि ये जो पीठ दर्द नहीं है, ये मानसिक है। तो उसको डायरेक्ट मानसिक है ऐसा मत बोलो, उसको बोलिए कि हाँ, मैं आपकी तकलीफ को समझ रहा हूँ। आपको क्या-क्या तकलीफ है उसको पहले सुनिए। बहुत बार हम वर्कलोड में इतना रहता है, हम काम-काज में इतने खोए हुए रहते हैं कि हम बातें ही नहीं करते हैं पेशेंट के साथ और करते भी हैं तो उसको सुनाते हैं, सुनते नहीं हैं। तो सुनिए क्योंकि साइकियाट्री में जितना आप सुनेंगे उतना आपको अच्छे से डायग्नोसिस होगा और उतनी आप अच्छे से पेशेंट को इंटरवेंशन दे सकते हो। तो उनको अच्छे से सुनिए। फिर उनको पूछिए कुछ लक्षण जो है जैसे मैंने आपको डिप्रेशन के लक्षण बताए, एंग्ज़ायटी के लक्षण बताए, वो आप उनको पूछ सकते हैं। आपके पीएचक्यू 9 के लक्षण हैं, वो आप पूछ सकते हैं। पीएचक्यू 2 में आशा वर्कर्स के जो है, उस बारे में आप पूछ सकते हैं। आपके जो मैनुअल्स होंगे वहाँ एसआरक्यू भी है। जो क्वेश्चन्स है वो भी आप पूछ सकते हैं या फिर सिंपल जो मैंने 3 गोल्डन क्वेश्चन पूछे, बताए, वो पूछना है और 3 एरिया ऑफ डिसफंक्शनिंग बताया, वो पूछना है। कौन से गोल्डन क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कौन से गोल्डन क्वेश्चन? क्या आपको चिंता, डर, घबराहट सता रही है क्या? क्या आपको भूख और नींद में डिस्टर्बेंसेस हुए हैं क्या? और तीसरा कौन-सा कि आपके रहन-सहन में, बोलचाल में कोई परिवर्तन आया है क्या? ये 3 क्वेश्चन। फिर 3 एरिया डिसफंक्शनिंग कौन से? क्या आपके दिनचर्या में कोई बिगाड़ हुआ है क्या? क्या आपके बोलचाल में, लोगों के साथ बातों में कुछ डिस्टर्बेंसेस हुए हैं क्या? क्या आपके कामकाज में कोई डिस्टर्बेंसेस हुए हैं क्या? बस ये 3 एरिया ऑफ डिसफंक्शन ये आप पूछते हैं तो आपको कन्फर्म हो जाता है कि इनको मानसिक बीमारी है।
फिर आप लक्षण के बारे में कर सकते हैं, जैसे उदासी का लक्षण, क्या उदासी है क्या? लैक ऑफ इंटरेस्ट है क्या? जल्दी आप थक जाते हैं क्या? एंग्ज़ायटी के लक्षण, क्या घबराहट, चिंता पसीने छूटना, थरथरी होना, ये होता है क्या? फिर तीसरा हमने सोमैटाइज़ेशन डिसऑर्डर, जहाँ हमने देखा कि दर्द वग़ैरह ये सब हो रहा है और उसका कोई निदान नहीं हो रहा है। फिर हमने देखा पोज़ीशन डिसऑर्डर, जहाँ वो बेहोशी जैसा हो जाता है और उसको कुछ पता नहीं चलता है कि आजू-बाजू में क्या हो रहा है। वो खुद को अ, उस दौरान उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या कर रही है, क्या बोल रही है। तो ये हो गया डिसोसिएशन डिसऑर्डर, पोज़ेशन डिसऑर्डर। तो पूछिए, पूछने से आपको डायग्नोसिस मिलेगा, है ना? और साथ में ये पूछना बिल्कुल नहीं भूलना है, अगर व्यक्ति डिप्रेशन में है, वो तकलीफ में दिख रहा है, तो क्या आपको ज़िंदगी को ख़त्म करने के विचार आते हैं? क्या आत्महत्या के विचार आते हैं? ये डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं। पिछली बार जिन्होंने मुझे अटेंड किया होगा, सबको मैंने कहा है कि आत्महत्या के बारे में पूछने से आत्महत्या के विचार बढ़ते नहीं हैं। उल्टा पेशेंट को एक चैनल मिलता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। फिर आप पेशेंट को विश्वास दिलाओ कि उसको बोलो कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ आपको जो भी लक्षण हो रहे हैं, ये जितने भी शारीरिक लक्षण हैं, ये इनको मैं समझ रहा हूँ। ये आप कोई झूठ-मूठ के या फिर आप नाटक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत बार आप पेशेंट के सामने ही पेशेंट के रिश्तेदारों को बोलते हैं, ये नाटक कर रही है, ये नाटक कर रहा है, ऐसा नहीं है। इवन हिस्टीरिया का जो पेशेंट है, वो भी नाटक नहीं कर रहा है। उसको प्रॉब्लम है इस वजह से उसके जो लक्षण हैं वो शारीरिक तौर पे आपको दिख रहे हैं। तो कभी ये बातें नहीं करना है, उल्टा उसको ये जताना है कि हाँ, मैं आपके तकलीफ़ों को समझ रहा हूँ, मैं आपके लक्षणों को समझ रहा हूँ। तो उसको विश्वास आएगा कि हाँ, ये डॉक्टर है मेरे प्रॉब्लम को समझ रहा है। अगर आप बोलेंगे कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ पेन होता ही नहीं है, ये सब आपका मानसिक है, डायरेक्टली ऐसा बोलेंगे तो वो मानने वाला नहीं है। लेकिन आप ये बोलेंगे कि हाँ, आपको पेन हो रहा है, पेन तो हो रहा है ना उसे, उसके ऊपर विश्वास रखो, वो कोई नाटक नहीं कर रहा है। हाँ, मैं आपके पेन को समझ रहा हूँ, आपको दर्द को समझ रहा हूँ और इसका हम समाधान निकालेंगे। फिर आप उसको समझा सकते हैं कि देखो ये जो हो रहा है, ये किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं, पर ये मानसिक कुछ प्रॉब्लम की वजह से ऐसे आपको लग रहा है। जैसे अगर पेशेंट है और वो थके जा रहा है, थकावट उसको आ रही है, तो आप उनको समझा रहे हैं कि ये जो थकावट है, हमने जो जाँच किया है, उसमें आपको कोई भी शारीरिक तकलीफ नहीं है। ये मन की तकलीफ है, जो डिप्रेशन है, उसमें ऐसी थकावट होती है। जो दिल की धड़कन बढ़ी हुई रहती है, तो आप उसको समझा रहे हैं कि ये एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है, उसकी वजह से ये दिल की धड़कन बढ़ती है। जो सोमैटाइज़ेशन है, दर्द वगैरह है, तो ये आप उनको समझा सकते हैं कि आप चिंता करने की कोई बात नहीं, ये जो दर्द है, ये कोई शारीरिक लक्षण नहीं है। ये मन की जो चिंता है, जो मन की इनसिक्योरिटी है, वो आपका ये लक्षण है। अनिशा जी, आप अपने आप को म्यूट करो। अनिशा जी, आप अपने आप को म्यूट करो, आपका ये ऑन है। अनिशा, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, अपने आप को म्यूट करो। हाँ। अ तो आप इनको ये समझा सकते हैं कि ये मानसिक बीमारी के लक्षण हैं। समझाओगे तो फिर वो ट्रीटमेंट लेगा, नहीं समझाओगे तो आप ट्रीटमेंट दोगे तो वो देने के बाद में लेना नहीं वाला है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। फिर आपको आपको उसकी जो समस्या है, उसका हल निकालने में भी आप उनको मदद कर सकते हैं। है ना? हर जो डिप्रेशन है या फिर घबराहट हो रही है या फिर उसको सोमैटाइज़ेशन है, दर्द हो रहे हैं या फिर वो उसको पोज़ेशन भी है, यानी उसके शरीर में कुछ प्रवेश कर रहा है। हर एक के पीछे कुछ न कुछ उसका मानसिक तकलीफ उसका समस्या होती है। प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम होता है, उसका घर में प्रॉब्लम होता है, फैमिली प्रॉब्लम होता है, पैसों का प्रॉब्लम हो सकता है या फिर सोशल प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बारे में आप उसको ये कहिए कि इस वजह से आपको ये उदासी आ रही है, इस वजह से आपको ये घबराहट हो रही है, इस वजह से आपको शरीर में ऐसा ये हो रहा है, हम मिलके इस समस्या का हल करेंगे। तो उसके फैमिली मेंबर्स को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो, उसको फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करके वो प्रॉब्लम को जितना हो सकता है उतना आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकते हो। अगर ये नहीं होता है तो आप 14416 पे आप फ़ोन करके उनका आप हेल्प हेल्प ले सकते हो।
देखो, कभी-कभी प्रॉब्लम सॉल्व होते ही है, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, तो हमें कभी-कभी प्रॉब्लम के साथ दोस्ती भी करनी पड़ती है। बहुत बार मैंने देखा है ज़िंदगी में, हमारे खुद के भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन समय के साथ-साथ हम उसको एडजस्ट करने में सफल हो जाते हैं। तो वैसा ही उनको एक आशा भी दे सकते हैं। उनके जो खुद के एक्सपेक्टेशंस है, अपेक्षाएँ हैं, वो थोड़ा-सा आप कम करवा सकते हैं। रियलिस्टिक गोल रख सकते हैं और कभी-कभी चीज़ें जब बिगड़ती है तो उसके लिए जो गिल्ट फीलिंग होती है, अपराधी बोध की भावना होती है कि मेरे वज़ह से ऐसा हुआ या फिर मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, मेरे से ये सब नहीं हो रहा है, तो वो अपराधीपन की भावना भी वहाँ नहीं आनी चाहिए। सेल्फ ब्लेम जो होता है वो नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए भी आप मदद उनको कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है उसका प्रॉब्लम का भी समस्या का हल निकालने में उसको आप मदद करना है। कुछ-कुछ लोग क्या करते हैं कि जब उनको मानसिक बीमारी आती है या फिर कोई समस्या होती है, उस वज़ह से वो टेंशन में आते हैं, तो वो दारू, तम्बाकू या फिर गांजा या फिर और ज़्यादा मादक द्रव्यों का सेवन करके उससे दूर होने की कोशिश करते हैं। इनसे उनको दूर रखना है। ये जो है इनकी समस्याओं को तो बढ़ाता भी है और मानसिक तकलीफ को भी बढ़ाता है। तो उनको वो समझाना है कि इन चीज़ों से वो दूर रहें। और साथ में आप अच्छी जीवन शैली के लिए आप उनको एडवाइस भी कर सकते हैं। यानी सही समय पर खाना खाना, सही समय पर सोना, व्यायाम करना। व्यायाम करना तो पेशेंट डायरेक्टली व्यायाम तो नहीं करने वाला है। आप उनको घूमने के लिए बोल सकते हैं, जो एंग्ज़ायटी का पेशेंट है, जो डिप्रेशन का पेशेंट है, सोमेटाइज़ेशन का पेशेंट है। इनको व्यायाम से, घूमने-फिरने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो सिंपल खाना अ, और सोना और व्यायाम, ये तीनों के बारे में अगर आप बताते हैं, तो बहुत ही अच्छा पेशेंट को लाभ मिलता है। और आप योगा में तो आप एक एक्सपर्ट है ही, तो योगा के बारे में भी आप उनको बता सकते हैं। जो उनकी जो पसंदीदा एक्टिविटी होती है, वो भी वो कर सकते हैं, जहाँ उनको आनंद मिले। जैसे कोई गाना सुनना, गाना गाना, बच्चों के साथ खेलना, बाहर घूमने जाना, ये भी हमारे माइंड को डाइवर्ट करता है और हमें एक अच्छा फीलिंग देता है, अच्छा लगता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। हमें रेफर कैसे पहले अभी इंटरवेंशन देना है हमें, है ना? इतना तो हमने कर लिया कि पेशेंट को हमने एक उसके साथ सुना पेशेंट को, फिर उसके साथ हमने बात की पेशेंट की अ, प्रॉब्लम्स के बारे में और उसको पूछा हमने कि प्रॉब्लम्स के बारे में और उसने बताया, फिर हमने उसको विश्वास दिलाया कि आप उसको समझ रहे हैं। फिर उसको समझाया आपने कि ये जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ये मानसिक रोग के लक्षण हैं और ये मन से ये आपको तकलीफ़ें हो रही है। फिर आपने उसको समस्या का हल निकालने में मदद किया, उसको अच्छी जीवन शैली के बारे में, लाइफ़स्टाइल के बारे में बताया। फिर आगे क्या करना है, तो उसको रेफ़र कैसे करना है। तो रेफ़र करना बहुत ही आसान है, पहले तो उसको बताओ कि ये जो मानसिक बीमारी है, ये किसी को भी हो सकती है और इसमें कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है, अपने आप को ऐसे शर्माने की बात नहीं है, लांछन वाली बात नहीं है और ये इसका इलाज संभव है ना? दूसरा बात वो जो साइकियाट्रिस्ट है, अगर आप उसको वहाँ रेफ़र कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताइए जो बाकी के डॉक्टर होते हैं। साइकियाट्रिस्ट यानी पागलों के डॉक्टर रहते हैं, दिमाग में बहुत ज़्यादा लोगों के भरा हुआ रहता है। तो आप उनको समझाओ कि साइकियाट्रिस्ट जो है, वो मन के डॉक्टर होते हैं। तो मन से जो भी समस्या है, वो उदासी भी रह सकती है, घबराहट हो सकती है, सिर्फ़ पागलपन ही है, ऐसा नहीं है। उनके बारे में आप समझाइए। उनको ये बताइए कि जो दवाइयाँ हैं, वो कोई ऐसे सोने की दवाइयाँ नहीं होती है। लोगों को बहुत गलतफ़हमी होती है कि दवाई मानसिक की दवाइयाँ यानी वो बस सुला के रखता है, ऐसा नहीं है। मानसिक की दवाई लूँगा तो मुझे मेरे किडनी पे असर हो जाएगा, ऐसा उसको लगता है। मानसिक की दवाई लूँगा तो उसकी आदत पड़ जाएगी, ऐसा नहीं है। मानसिक की दवाइयाँ ऐसी होती है कि वो सही तरीके से लिया और सही तरीके से उसको छोड़ा जाता है, धीरे-धीरे कम करके छोड़ा जाता है, तो कोई आदत नहीं लगती, उसका कोर्स कंप्लीट पूरा हो जाने पर फिर से लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और किडनी-विडनी के बारे में लोग बोलते हैं, किडनी खराब हो जाएगी, वो खराब होगा। जो भी हम दवाई लेते हैं, पैरासिटामोल भी लोग खुद होके लेते हैं, खाँसी की दवाई भी लोग खुद होके लेते हैं। तो भी उससे भी तो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। वैसे ही साइड इफ़ेक्ट हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वैसे ही इसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो ऐसे आप बता के उसको आप रेफ़र करोगे, तो फिर उसका वहाँ कंप्लायंस बढ़ेगा, वो ट्रीटमेंट में रहेगा। तो बहुत बार रेफ़र करने के पहले आप 1441 को फ़ोन लगाइए। हो सकता है कि उसके जो इश्यूज़ है, वो वहाँ सॉल्व हो जाए।
बहुत सारे दवा लेने की ज़रूरत ना पड़े और दवा लेने की ज़रूरत पड़े तो 14416 वाले जो काउंसलर हैं, वही उनको बताएँगे कि कहाँ जाना है, किधर दवा मिलेगी। तो इसका बिल्कुल उपयोग आपको करना ही करना है। जब भी आपको पेशेंट मिले और आप उसके साथ डील कर रहे हैं, तो तुरंत 14416 को लगा कर ही दीजिए। खुद के फ़ोन से लगाए, टोल फ्री है, पेशेंट के फ़ोन से लगा दीजिए, आपके अटेंडेंट के फ़ोन से आप लगा सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है, तो टेलेमानस को फ़ोन लगाना ही लगाना है। तो इस स्वरूप से हम पेशेंट को मदद कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है, तो एक तो आप पीएचक्यू 9 यूज़ करो, पीएचक्यू 2 यूज़ करो या फिर क्लिनिक में आपको ये नहीं करना है, 3 गोल्डन क्वेश्चन पूछो कि क्या आपको चिंता, डर, घबराहट सता रही है क्या? दूसरा प्रश्न पूछो कि क्या आपकी नींद और खान-पान में कुछ परिवर्तन आया है क्या? तीसरा आप प्रश्न पूछो कि क्या आपके रहन-सहन में, बोलचाल में कुछ पिछले कुछ दिनों से परिवर्तन आया है क्या? फिर आप पूछ रहे हैं जो एरिया ऑफ डिसफंक्शनिंग कुछ हो रहा है क्या? यानी उसकी दिनचर्या में बिगाड़ हो रहा है क्या? उसके रिश्ते-नातों के साथ जो बातचीत है उसमें बिगाड़ हो रहा है क्या? उसके काम-काज में बिगाड़ हो रहा है क्या? ये हो गया तो आप समझ जाएँगे कि ये मानसिक लक्षण है। मानसिक लक्षणों में हमने क्या मानसिक बीमारियों में हमने क्या देखा कि मानसिक बीमारियों में हमने देखा कि डिप्रेशन की बीमारी, उसको हम क्या बोलेंगे उदासी की बीमारी। बस उदासी की बीमारी इतना आपके ध्यान में रखा तो यानी क्या होगा उसके लक्षण पेशेंट उदास रहेगा, कुछ काम-काज करने की इच्छा नहीं होगी, जल्दी थकावट महसूस करेगा। दूसरा हमने देखा एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर। एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर यानी क्या घबराहट की बीमारी। यानी घबराहट आपने याद रखा तो क्या होगा कि पेशेंट को घबराहट होगी, क्या होगा, कैसे होगा, इस बारे में वो भविष्य के बारे में सोचते रहेगा, चिंता करेगा, बेचैन रहेगा, है ना? थरथरी होगी, पसीने छूटेंगे उसको, ये घबराहट की बीमारी। तीसरा हमने क्या देखा, सोमैटाइज़ेशन की बीमारी यानी दर्द वाली बीमारी जिसका कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो उसको इधर-उधर दर्द हो रहे हैं, लेकिन उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है और काफ़ी लंबे समय से ये दर्द हो रहे हैं। उसने सब इन्वेस्टिगेशन किए, डॉक्टर अलग-अलग डॉक्टर के पास गया और ये तकलीफ़ें फिर भी वो जारी है। तो ये भी मानसिक रोग का लक्षण ये हो सकते हैं। उनको मदद कैसी करनी है? तो मदद करने में उनको पहली बात ये है कि उनको सुनना है कि अ उनके अंदर जितनी भी भड़ास है, जितनी भी भावना पड़ी हुई है, वो बाहर निकालने की कोशिश करना है और तभी आप कोशिश कर सकते हो जब आप सुनाने की जगह सुनते हो, तो उसको सुनना है। फिर उसको कुछ क्वेश्चन आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, पीएचक्यू 9 के पूछ सकते हैं या फिर जो हमने गोल्डन क्वेश्चन सुनहरे क्वेश्चन मैंने 3 बताए, वो पूछ सकते हैं। आप सुसाइड के बारे में भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। फिर क्या करना है कि हमें उसको विश्वास दिलाओ कि मैं आपके लक्षणों को समझ रही हूँ मैं आपकी तकलीफ को समझ रहा हूँ, आप कोई नाटक नहीं कर रहे हैं। और क्या समझा सकते हैं आप? आप समझा सकते हैं कि ये जो लक्षण है, ये जो तकलीफ़ें आपको हो रही है, इसका ओरिजिन जो है, स्रोत है, वो मन से संबंधित है। मन में कोई टेंशन वगैरह छुपा हुआ होता है, तब ये शारीरिक लक्षण भी ऐसे होते हैं। तो ये जो टेंशन है ये क्यों आ रहा है? तो उसका प्रॉब्लम जो है, समस्या है, उससे आता है। तो समस्या के बारे में आप उसके साथ बात कर सकते हैं। उसके फैमिली मेंबर्स को समस्या के इसमें इन्वॉल्व कीजिए कि वो समस्या का हल निकाल पाएँ, है ना? और फिर आप क्या कर सकते हैं कि उससे दूर रख सकते हैं दारू और अदर मादक द्रव्यों का सेवन करने से। उसको अच्छी जीवन शैली के लिए सलाह दे सकते हैं। कि व्यायाम करना है सही समय पर सोना है, सही समय पर खाना खाना है। फिर हमें क्या करना है, रेफ़र करना है। कैसे रेफ़र करना है? एक तो उसको बताना है कि म इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये मानसिक लक्षण के बारे में कोई ऐसे छुपाने वाली बात नहीं है। उसको बताना है कि साइकियाट्रिस्ट होते हैं, वो दिमाग के डॉक्टर होते हैं, वो आपको मदद करेंगे। दवाइयों के बारे में बताना है कि इसका बाकी जैसा ही साइड इफ़ेक्ट है दवाइयाँ रेगुलर लेनी पड़ती है और बराबर कोर्स करना पड़ता है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम करके बंद कर सकते हैं। उससे आपको आदत पड़ जाती है या फिर वो उससे नींद ही आती है, ऐसा नहीं है। और फिर किसको रेफ़र करना है? सबसे पहले टेलेमानस को रेफ़र करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो सबसे पहले टेलेमानस को रेफ़र करना है। नेक्स्ट स्लाइड। 14416 को आपको कॉल लगा कर देना है, वो बात करेंगे और अगर ये लगता है कि इसका दवाई-गोली से इलाज है, तो आप भी भेज सकते हैं और टेलेमानस भी उसको पेशेंट को समझा सकता है कि आप साइकियाट्रिस्ट को जाकर मिलिए।
अगर पेशेंट बहुत एग्रेसिव है या फिर सुसाइड करने पे आमादा है, तो ये इमरजेंसी है, तो आप 108 को तुरंत बुला सकते हैं। ध्यान में रखिए, कोई भी पेशेंट अगर सुसाइड करने जा रहा है, तो ये मेडिकल इमरजेंसी है, आपको 108 को बुलाना ही है और उसको रिलेटिव के साथ उस पेशेंट को वहाँ डालना है। कोई पेशेंट एग्रेसिव है, वायलेंट है, मारा-पीटी कर रहा है, तो एक तो रिलेटिव उसको रिस्ट्रेन करे, उसको रिलेटिव उसको पकड़ के 108 में जा सकते हैं या फिर अगर वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है, तो पुलिस का साथ आप ले सकते हैं। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के अंडर में ये पुलिस का काम है कि वो पेशेंट को रिस्ट्रेन करना, उसको सँभालना और पकड़कर 108 में रिलेटिव के साथ में कैजुअल्टी में आकस्मिक विभाग में आपके जिला अस्पताल में वो लेकर आएँ। है ना? तो ऐसे आप पेशेंट को मदद कर सकते हैं। तो आने वाले 10 अक्टूबर को आपको क्या करना है, सीएचओस को करना है कि 10 अक्टूबर को एक कैंप वो अरेंज करें, तो आपको आज से ही आपके जितने रिसोर्सेज़ हैं वहाँ बता के रखें कि 10 अक्टूबर को यहाँ कैंप है, जिनको-जिनको मानसिक प्रॉब्लम जो लक्षण आपने देखे हैं, वो जिनको-जिनको वो लक्षण है, पीएचक्यू 9 में भी आपको पता है कि लक्षण क्या होते हैं, वो सब यहाँ आए, दारू वाले, व्यसन वाले सब आए और वो 10 अक्टूबर को आप वहाँ स्क्रीनिंग करेंगे, उसका आप फ़ोटोग्राफ लेंगे और रेफ़र करेंगे 14416 को और साथ में आप एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी करेंगे। जो हमारी आशा वर्कर्स हैं, उनको क्या करना है, उनको 10 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर के बीच में अभी आपको अ, ये प्रोग्राम के बाद में आंगनवाड़ी वर्कर जो है, उनके साथ आपके अंडर में आते हैं, उनके साथ बात करो और ये 10 अक्टूबर और 10 नवंबर के बीच में एक दिन आप निर्धारित करो। उस दिन आंगनवाड़ी वर्कर्स कम्युनिटी लोगों को बुलाएँगे, वहाँ आप कैंप करेंगे, स्क्रीनिंग कैंप करेंगे जैसे मैंने बताया है। उस हिसाब से आप उनको क्वेश्चन पे आपके पास जो पीएचक्यू 2 है, उससे आप लोगों को स्क्रीन करेंगे और जो मैंने आज बताया है, उस हिसाब से आप लक्षणों को देखेंगे और आपको लगता है कि इसको मदद की ज़रूरत है, चिंता, डर, घबराहट किसी को है, दारू पीना वगैरह किसी को है, तो आप उनको 14416 को उसी समय में फ़ोन लगाकर देंगे और आपको अवेयरनेस भी उन लोगों में उस समय में करना है। जो मैं मटेरियल दे रहा हूँ, वही मटेरियल से आप आपके आंगनवाड़ी वर्कर है, उनको ट्रेन भी करना है और जो लोग आए हैं वहाँ कैंप अटेंड करने के लिए, उनको भी अवेयरनेस करना है, उसका फ़ोटोग्राफ भी भेजना है। तो सीएचओस को 2 काम करने हैं, 10 अक्टूबर को अपना कैंप भी चलाना है और अवेयरनेस भी करना है। आशा वर्कर्स को भी 2 काम करने हैं। एक तो आंगनवाड़ी वर्कर्स को साथ में लेकर कैंप करना है और आंगनवाड़ी वर्कर को ट्रेन भी करना है। आंगनवाड़ी वर्कर को बताना भी है। क्या बताना है? एक जो मैंने वर्ड फाइल दिया है उसमें हिंदी में लिखा है, वो आप पढ़ के बता सकते हैं। पहले आप खुद समझ लीजिए, नहीं समझा तो आप मुझे फ़ोन कीजिए 14416 पे आप लगाएँगे डॉक्टर परवेज़ सर के साथ बात करनी है तो वो आप मुझे डायरेक्ट बात कर सकते हैं अगर समझ में नहीं आया तो। और उनको ट्रेन भी करना है, यानी आंगनवाड़ी वर्कर के साथ में लेके स्क्रीनिंग कैंप भी करना है कम्युनिटी में और उनको ट्रेन भी करना है जो आंगनवाड़ी वर्कर है उनमें। क्या ट्रेन करना है? जो मटेरियल दिया है, हिंदी में दिया है, उससे आप ट्रेन भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और शनिवार के दिन सुनने के लिए। ये जल्दी हम अगर निपटा देंगे जो हमारे आशा वर्कर्स हैं वो क्योंकि बीच में दिवाली आ रही है, तो दिवाली के पहले ही मैं चाहता हूँ कि आप अगर निपटा देंगे ये प्रोग्राम को तो आपके लिए भी अच्छा होगा, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए भी ये अच्छा होगा। कोई अगर आप में कन्फ्यूजन है तो आप संपर्क कर सकते हैं, वैशाली जी को संपर्क कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। अगर कुछ पूछना है तो आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।